वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसा कि हम सभी लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडेशन हम लोगों ने निकाला था और अच्छे से समझ लिया था कि हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे, जैसा कि हमने कहा था कि अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आप सभी लोगों में से जिसको डाउट था उन्होंने क्वेश्चन पूछा और फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर आज की क्लास में अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके बाद वाला पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है। लाइक एज आइसोमेरिज्म ये सब सिलेबस में आपके नहीं है, तो इसलिए ये चैप्टर जो है यहीं तक कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ ले पहले। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर कोई पूछता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, इसको समझाएं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने से पहले हम कुछ ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। जैसा कि अगर ड्रॉबैक की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या कलर रखता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरा, जो हम सभी लोग प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को डिफरेंशिएट करके अलग अलग तरीके से जब पढ़ रहे थे तो आपको बता दें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने खुद ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का अंतर नहीं बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस क्या है। एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अंतर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया था। और इवन एक बार जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो उस समय मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें चिलेशन बनता है, चिलेशन कौन बनाता है? बाइडेंटिल लिगेंड्स बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? सेंट्रल मेटल के साथ बनाते हैं, जो रिंग बनाते हैं जिसको चिलेशन बोलते हैं। और जहां पर या जिस कॉम्प्लेक्स में ये होता है उसको हम लोग चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बड़ा स्टेबल होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये सब सारे सिस्टम अपने थ्योरी में नहीं बताया था, जो हम लोगों ने बहुत पहले बता दिए थे, बात कर चुके थे। ये सब चीजें जो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की नहीं थी। आया समझ में? और फोर्थ पॉइंट ये अलग से देखिए ऐड किए हैं कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, ये भी हम आपको थोड़ा देर बता दे रहे हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ये सब के सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ये सब हाई स्पिन होते हैं। ये आप अलग से कहीं लिख सकते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड ये आपके हाई स्पिन होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये आपके लो स्पिन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो हम लोगों ने वन बाय वन इसको स्टडी किया। अब आ जाते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। देखिए हमने आपको पहले भी बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वेवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने शायद देखा होगा कि इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मेटल और लिगेंड के बीच में इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, जबकि सीएफटी मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाने की बात करता है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है तो आप उसको ये कह दीजिए कि इस थ्योरी में हम लोग मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक की बात की जाती है। आया समझ में? अब देख लीजिए यहां पर इनका मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देखिए। सेंट्रल मेटल आयन इज कंसीडर एज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। यहां आप शायद देख रहे हैं डायग्राम पे, इस मेटल पे प्लस चार्ज है। और जो एनायनिक लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड आप सब समझ गए होंगे कि एक ऐसा लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो आप सबको पता है कि अगर एक मेटल पॉजिटिव चार्ज है और एक लिगेंड नेगेटिव चार्ज है
तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ नेचर लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में पाया जाता है भाई? आयनिक में पाया जाता है। तो यही इन्होंने कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक आयनिक बॉन्ड की तरफ रिप्रेजेंट करता है। लेकिन शर्त है मेटल पॉजिटिव और लिगेंड नेगेटिव होना चाहिए। आया? तो इसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को समझाया और अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बताया। तो कोई भी पूछे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, तो आप कहेंगे कि जो सेंट्रल मेटल होता है सर, इसमें पॉजिटिव होता है, और जो लिगेंड्स होता है वो निगेटिव होता है, और इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो रिप्रेजेंट करता है कि इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? आयनिक होगा। अभी ये क्या किए कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन किए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है, जितना हम आपको बता रहे उतना ही आप फोकस करिएगा डिस्प्ले पे। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में आप सबको पता है कि कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। और पांचों ऑर्बिटल का नाम होता है। क्या नाम होता है? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, ये 3 डी, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। ये पांचों डी ऑर्बिटल के नाम है बेटा। एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो आपको हम बता दें कि जो 3 होते हैं, 3, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब आप शायद समझ रहे हैं कि ये एक्सियल पे ओवरलैप नहीं करते हैं। जिस एक्सिस की बात होगी उस एक्सिस पे ओवरलैप नहीं करेंगे, उसके बीच में ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए डी एक्स वाई है, तो इनकी ओवरलैपिंग एक्स और वाई के एक्सिस पे नहीं होगी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगी। डी वाई जेड, इनकी ओवरलैपिंग वाई और जेड एक्सिस पे नहीं होगी, इनकी ओवरलैपिंग वाई और जेड के बीच में होगी। डी जेड एक्स, इनकी ओवरलैपिंग जेड और एक्स पे नहीं होगी, इनकी ओवरलैपिंग जेड और एक्स के बीच में होगी, इसीलिए नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल बोला जाता है। और इन तीनों का नाम होता है T2G। T2G का मतलब क्या होता है बेटा? T2G का मतलब होता है ट्रिपलेट जनरेटेड ऑर्बिटल। अब आप कहेंगे कि जनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है? आपको बता दें कि डी जनरेटेड का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसे डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोला जाता है। जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी पांचों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, उसको डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोला जाता है। आया समझ में? तो कहीं पे भी अगर डी जनरेटेड बोले तो आप कह दीजिएगा कि डी जनरेटेड का मतलब होता है कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जैसे डी ऑर्बिटल के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, वो आपके डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। अब आपने इसको अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर दिया। जैसे एक T2G क्या होता है? ट्रिपलेट जनरेटेड ऑर्बिटल। ट्रिपलेट जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब कि इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, जैसे डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, जो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं। और जो बचे 2 बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपके एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं। एक्सियल का मतलब कि ये ओवरलैप करेंगे उसी एक्सिस पे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब इनकी ओवरलैपिंग एक्स और वाई के बीच में ही होगी। डी जेड स्क्वायर का मतलब इनकी ओवरलैपिंग जेड एक्सिस पे ही होगी। और ये इनका नाम होता है ईजी। और ईजी का मतलब होता है डबलेट डी जनरेटेड ऑर्बिटल, डबलेट जनरेटेड ऑर्बिटल। मतलब 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। इसमें 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी और इसमें 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। और ये तब हुआ जब डी ऑर्बिटल को आपने स्प्लिट किया अलग अलग पार्ट में। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से इसको स्टडी करते हैं, T2G के टर्म में और EG के टर्म में। पहले डायग्राम आपको हम दिखा दें। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, अभी मैंने आपको बोला था ये ईजी होता है। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो ईजी होते हैं। तो स्क्वायर 2 ही होते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। ये ईजी है। और ईजी जो होते हैं बेटा एक्सियल होते हैं। एक्सियल का मतलब क्या होता है? ये एक्सियल डी ऑर्बिटल है। एक्सियल का मतलब क्या होता है? जिस ऑर्बिटल की बात हो रही है, जिस एक्सिस पे बात हो रही है उसी एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप डायग्राम देख सकते हैं, इनकी ओवरलैपिंग एक्स और वाई पे ही हो रही है। देखिए एक्स और वाई एक्सिस पे ही हो रही है। डी जेड स्क्वायर की बात करें तो इनकी ओवरलैपिंग देखिए जेड एक्सिस पे ही हो रही है, कहीं और नहीं, उसी एक्सिस पे ही हो, उसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है।
और जो बाकी जो नीचे T2G देख रहे हैं, यहाँ T2G पे नजर अगर आपकी पड़ेगी तो T2G में 3 आते हैं, DXY, YZ और ZX, ठीक है। ये आपके नॉन एक्सेल होते हैं। नॉन एक्सेल का मतलब कि जिस एक्सेस पे बात होगी उसके बीच में ओवरलैपिंग करेंगे, उस एक्सेस पे नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये किसका डायग्राम है, XY, तो इसकी ओवरलैपिंग देखिए X और Y के बीच में ओवरलैपिंग। ये थोड़ा डायग्राम में लग रहा होगा उसी एक्सेस पे नहीं, उसी एक्सेस पे नहीं, देखिए साइड में है ओवरलैपिंग और असल में तो ये उसके बीच में होगा, एक्स वाई, ये एक्स जेड के बीच में होगा और ये वाई जेड के बीच में होगा, तो इसीलिए ये नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये T2G और EG समझ में आ गया होगा। T2G और EG क्या होता है, EG आपका डबलेट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल और T2G ये आपका ट्रिपलेट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब आइए हम आपको आगे इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको तुरंत बताते हैं, ठीक है। 1 मिनट देखिए बेटा, जैसा कि हमने आपको बेटा अभी कहा था कि T2G आपका ट्रिपलेट जनरेटेड ऑर्बिटल होता है और EG आपका डबलेट जनरेटेड ऑर्बिटल होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल आपके T2G हैं और ये 2 ऑर्बिटल आपके क्या है, EG है। ये आए कहाँ से, ये 5 ऑर्बिटल जो होते हैं D के, उन्हीं को स्प्लिट करके आता है। इसमें जो 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल का नाम आपको याद होगा, DXY, YZ, ZX, और 2 ऑर्बिटल का नाम आपको पता होगा, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इस T2G की एनर्जी क्या होगी, आप कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता दें। अगर कोई कहता है कि T2G की एनर्जी बताओ, तो बेटा एनर्जी हमेशा दूसरों के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, और जब एनर्जी दूसरों के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो इसकी एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, EG की। तो EG में कितने ऑर्बिटल है, 2, तो 2 बाई अपन टोटल ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4 5, 2/5। अगर 2/5 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 0.4। ये तुम्हारा T2G की एनर्जी आ जाएगी। और अगर EG की एनर्जी निकालोगे तो EG की एनर्जी कैसे निकालोगे, EG की एनर्जी निकालना आसान है। कैसे, इसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में, T2G में कितने ऑर्बिटल है, 3, और अपॉन टोटल कितना है बेटा, 5, आंसर आ जाएगा 0.6। तो T2G की एनर्जी 0.4 और EG की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं और आराम से बता सकते हैं इसकी एनर्जी क्या होगी। और आपको बता दें कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले पर आप याद रखिएगा, T2G के पावर P और EG के पावर Q। यहाँ P और Q क्या है, P है T2G में इलेक्ट्रॉन और Q है EG में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी बोले कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो ऑक्टाहेड्रल का, तो आप कैसे निकालेंगे, T2G के पावर P और EG के पावर क्या कर देंगे, Q। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अगर हम अलग अलग केस में अलग अलग बात अगर करें तो आपको हम पहले बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2 तरीका होता है, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में और एक वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और अभी मैंने आपको कहा था कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, देखिए यहाँ पे भरा हुआ है इन्होंने, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, कम होता है, और वीक फील्ड लिगेंड का पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, P ज्यादा है, और ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, यहाँ P क्या है, कम है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का फायदा क्या है ये हम आपको अभी तुरंत बता देते हैं। देखिए अभी आपने एक डायग्राम बनाया होगा, पहले बनाया होगा EG और उसके ऊपर बनाया होगा क्या बेटा, T2G, आया समझ में। तो इस तरीके से आपने बनाया होगा। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में सबसे पहले आप भरेंगे T2G को, आया, फिर उसके बाद आप भरेंगे EG को। फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, T2G के पावर P और EG के पावर क्या हो जाएगा, Q। P है T2G में इलेक्ट्रॉन और Q है EG में इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप T2G भरेंगे और उसके बाद EG भरेंगे। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हुआ, जब तक T2G में पूरा पेयरिंग नहीं कर लेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो आप ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर देंगे। लेकिन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हुआ तो आप कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, पहले T2G में पूरा पेयरिंग कर लेंगे तब ऊपर जाएंगे, अदरवाइज ऊपर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब आइए अब हम 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भरते हैं और कैसे यहाँ पे बात की जाती है। जैसे D1 है, अगर वीक लिगेंड है तो तब भी आप इसमें ही भरेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा T2G1 EG0,
कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तब भी देखिए क्या होगा, T2G1 और Eg क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कुछ भी हो पहले आप T2G से स्टार्ट करेंगे। D2 है तो कैसे भरेंगे, 1 और 2, वीक फील्ड लिगेंड है तब भी यही होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी यही होगा। D3 वीक फील्ड लिगेंड है तो भी 1 2 3 आप भरेंगे, T2G में 3 और Eg में अभी तो पहुंचा ही नहीं है, 0। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब भी T2G में 3 और Eg में 0। अभी तक सब बराबर। अब देखिए चेंज होगा, D4, अगर D4 आया तो कैसे भरेंगे, T2G में 1 2 3 और Eg में कितना भरेंगे, 4, तो T2G 3 और Eg 1। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया जिसका पेयरिंग एनर्जी कम होगा, उसको कैसे भरेंगे, देखिए कैसे भरेंगे, पहले T2G में भरेंगे, 1 2 3, ऊपर नहीं जाइएगा, पेयरिंग कराइएगा, 3 और 1 4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब तक पूरा पेयरिंग नहीं करेगा तब तक ऊपर जाएगा नहीं। तो देखिए 4 में क्या आया, T2G4 और Eg 0 आ गया। 5 अगर होगा वीक फील्ड लिगेंड तो 1 2 3 4 5, T2G में 3 Eg में 2, देखिए दिखा यहां पर। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो T2G में कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 और 5, ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर कब जाएंगे, जब T2G पूरा पेयर कर जाएगा, आया समझ में, तब जाएंगे Eg में, आया समझ में यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 5 के लिए T2G 5 Eg 0, 6 हुआ तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ 6 आ जाइए, T2G में 1 आ जाएगा, तो T2G4 और Eg2। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो 1 2 3 4 5 6, अब देखिए जाके भरा है, अब 6 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, समझ गए, T2G6 Eg 0। लेकिन अब आगे अगर बढ़े 7 के लिए तो 7 में क्या होगा, समझ गए, 7 में क्या होगा, T2G में 1 2 3 4 5 Eg में और 6 7, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, T2G 5 Eg 2। लेकिन अगर वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, अब T2G भर गया, अब ऊपर जाओगे Eg में भरने, आया ना, तो क्या हो जाएगा, T2G6 और Eg में कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से बेटा हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऑर्बिटल को भरा जाता है और इस तरीके से समझा जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वक्त लेके आप इस टेबल को देख लीजिए कैसे सर ने भरा है। एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आप T2G को पहले भर लेंगे पूरा, तभी Eg में जाएंगे। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो आप T2G को एक दे दीजिए, उसके बाद Eg को एक दे दीजिए, मतलब 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो जब तक T2G भरेगा नहीं तब तक ऊपर जाएगा नहीं, आया समझ में। अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि D5 भरिए लो पेयरिंग के लिए, और लो पेयरिंग किसका होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। या कहेगा D5 भरिए हाई पेयरिंग के लिए, तो हाई पेयरिंग किसका होता है, वीक फील्ड लिगेंड का होता है। या लिगेंड देकर आपको भरने के लिए दे सकता है, तो वीक लिगेंड देगा तो भी हम आप कर लेंगे, मतलब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड से भी आप देख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिगेंड तो हमने बता ही दिया कि जिसमें कार्बन हो, नाइट्रोजन हो और ई आए, स्मॉल ई, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब बाकी इनके अलावा जितने भी होते हैं, हैलोजन, सल्फर, जो भी, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल देख लीजिए, देखिए सारे टेबल में हमने यहाँ भर के दिखाया हुआ है कि D से D10 कैसे भरते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे क्या क्या भरते हैं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, यही सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। CFT मैं नहीं कहूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन इससे बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि मेटल पॉजिटिव होना चाहिए, लिगेंड नेगेटिव होना चाहिए, और इनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम एनर्जी को भर कर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरा डायग्राम पे मैंने बताया भी है कि किस तरीके से CFT को भरा जाता है, ठीक है। तो हम इसके नोट्स आपको भेज देंगे ग्रुप में, पहले आप इसको समझ लीजिए कैसे भरना है, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे कहें कि आपको D9 भरना है लो पेयरिंग के लिए, किसके लिए बेटा, लो पेयर, ये डेल्टा ओ का मतलब समझ लीजिएगा, ये दिस इज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, नीचे ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, आया समझ में। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो ये पक्का SFL है। अब D9 कैसे भरेंगे, पहले आपको भरना पड़ेगा T2G और उसके बाद भरना पड़ेगा Eg। 9 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6,
भर लिया, उसके बाद 7, 8 और 1 9 ऐसे भरते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, T2G में कितना बेटा 6 और Eg में कितना बेटा 3। देखिए 6 3 9। उसी तरीके से अगर D9 भरना है, डेल्टा O लेस देन P, यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो कैसे भरेंगे, पहले T2G बनाइएगा, उसके बाद Eg बनाइएगा। अब बताइए कितना बनना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। देखिए T2G में कितना हो गया 6 और Eg में कितना हो गया 3। तो आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी यही आया था, वीक फील्ड लिगेंड में भी आया, लेकिन भरने का तरीका अलग है बेटा, ठीक है, भरने का तरीका आपका अलग है। तो ये बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा कि आप कैसे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इस तरीके से आप हर एक, देखिए हर एक चीज का निकाल सकते हैं। D1 D2 D3 ये दोनों सेम आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, क्योंकि इसमें हर हाल में आपको शुरू में T2G भरना ही पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आगे पढ़ लीजिएगा और इस तरीके की कहानी पे यहाँ पे CFT में यही तक हम लोग रख लेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कलर होते हैं जो आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो अपनी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, जिसमें आपको कलर और भी तमाम ऐसे सारी चीज़ें जो होंगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये सिलेबस, ये चैप्टर बहुत बड़ा था, लेकिन बेटा कुछ डिलेटेड पोर्शन इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से चैप्टर बड़ा शॉर्ट आउट हो जाता है। शॉर्ट आउट क्या होना, मतलब कि चैप्टर वैसे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा इस चैप्टर को। तो जैसे कि इसमें आइसोमेरिज्म और भी सिनर्जिक बॉन्ड वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा सा निगलेक्ट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इस चैप्टर का मेन वेटेज इसके नॉमेनक्लेचर और इसके वो हाइब्रिडाइजेशन और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है उस पर चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर और हाइब्रिडाइजेशन से ही पूछे जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछा जाएगा, जो हमने आपको बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, μ=√NN+2 Bm बोहर मैग्नेट, जहां n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्लासेस, आज की भी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, CFT है, लेकिन याद रखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सिर्फ और अधिक से अधिक थ्योरी ही पढ़िएगा, जैसे ये आज हमने आपको पढ़ा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, ठीक है। और बेसिक में ये याद रख लीजिए कैसे क्या क्या भरा जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन और नॉमेनक्लेचर है, इस पे आप सभी लोग बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो इस चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो नया जो चैप्टर होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हम एक चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे इस चैप्टर के बाद, ओके। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।